हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। दिस इज फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पूरे फिजिक्स की नॉलेज दी गई है कि किस क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या होती है फिजिक्स, उसके बारे में किस तरह से स्टडी किया जाता है फिजिक्स को, क्या एस्पेक्ट्स, उसके स्कोप क्या है इसके। ठीक है, क्या एडवांसमेंट हुई है। ठीक है, सारी चीज़ को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो पूरा जस्ट है एक तरह का ये, पूरे जो भी हमें क्लास 11 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स। ओके, तो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमंस हैव always been curious about the world around them. The night sky with its bright celestial objects has fascinated humans since time immemorial. ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स है हमेशा ही क्यूरियस रहे हैं अपने दुनिया के अराउंड। ठीक है, जानने की एक क्यूरियोसिटी। ठीक है, आसपास चीज़ें क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, यही हमें आगे प्रोग्रेस कराई है इसी चीज़ों ने। ठीक, अभी भी हम इसी बात से प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हमें क्यूरियोसिटी है जानने की, जो और एनिमल्स में नहीं है। ठीक है, तो नाइट स्काई जो है, जो ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ग्रीस से स्टार्ट हुई थी फिजिक्स की अगर देखें तो। ठीक है, तो नाइट स्काई को जो ग्रीस के लोग हैं वो ऑब्जर्व करते थे कि ये जो तारे हैं, जो चमकती हुई चीज़ें क्या है। ठीक है, इनकी पोजीशन देखते थे। ठीक है, the regular repetition of the day and night, the annual cycle of seasons, the eclipses, the tides, the volcanoes, the rainbow have always been source of wonder. तो ये सारी फिनोमेना, ठीक है, हमें हमेशा हमारे लिए क्या रहे हैं, एक क्यूरोसिटी का सोर्स रहे हैं। ठीक है, वंडर का सोर्स रहे हैं। क्यों होती है ये चीज़ें, एक्लिप्स क्यों लगता है, जो ग्रहण लगता है क्यों लगता है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो क्यों आता है, टाइड्स आते हैं, वोल्केनो कैसे होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो ये सारी जो फिनोमेना है ये हमें हमेशा ही अचंभित करती है, हमें वंडर सोचने पे मजबूर करती है। The world has an astonishing variety of materials and a bewildering diversity of life and behavior. ठीक है, तो पूरी दुनिया में क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों, बहुत अलग अलग तरह के मटीरियल्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी है, लाइफ की डाइवर्सिटी है, बिहेवियर की डाइवर्सिटी है। The inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways. One kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully. ठीक है, तो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया इस क्यूरोसिटी को ह्यूमंस ने। ठीक है, तो एक तरीका जो रिस्पॉन्ड करने का हुआ है वो ऑब्जर्व करना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक एक चीज़ों को ध्यान से, ये क्यों हो रहा है, बिल्कुल बारीकी से। कि कोई चीज़ हमें दिख रही है, रेनबो दिख रहा है, तो रेनबो कलर्स कितने हैं। ठीक है, क्या किस तरह से वो रेनबो के पैटर्न अरेंज है, क्या सेकेंडरी रेनबो भी बनता है उसके ऊपर भी, उसको ध्यान से देखना, कलर कैसे है, क्या पैटर्न है उनका, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना। लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न एंड रिलेशन इन नेचुरल फिनोमेना। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या इसमें। ठीक है, और जो एक दो से दूसरे फिनोमेना आपस में कैसे रिलेटेड है। एंड बिल्ड एंड यूज न्यू टूल्स ऑफ इंटरेक्ट विद नेचर। ठीक है, और फिर नए टूल्स बनाना। ठीक है, इन नेचर से इंटरेक्ट करने के। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में कैसे हुआ। दिस ह्यूमन इंडेवर लेड इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी से नॉलेज टाइम से टेक्नोलॉजी बनी। एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स को देखा ह्यूमंस ने, बर्ड्स को देखा उड़ते हुए, तो ऑब्जर्व किया ध्यान से, फिर बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद उसी को देख के टूल्स बनाया, जो आज एरोप्लेन बना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन नेचर से मिली है। ओके, द वर्ड साइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नो। साइंस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, जानना। ठीक है, विजनन है संस्कृत में और अरेबिक में इल्म है, इनका भी मतलब सेम है, नॉलेज। साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। साइंस ह्यूमन स्पीसीज जितनी ओल्ड है। ठीक है, the early civilization of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia, and many other made vital contribution to its progress. तो सभी civilization ने साइंस में बहुत important contribution किए हैं. From the 16th century onward, great strides were made in science and Europe.
यूरोप में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई 16th सेंचुरी में, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी science had become a truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth। 20th सेंचुरी तक साइंस को पूरी इंटरनेशनली एक एंटरप्राइज बन गया और सभी कल्चर्स में कंट्रीब्यूट करने लगे, इसकी ग्रोथ तेजी से होने लगी। अब यहाँ से जो मेन चैप्टर स्टार्ट है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज थ्रू गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना को डिटेल में और डेप्थ में समझना पहली चीज़। उसके बाद उस नॉलेज को किस में यूज़ करना? प्रिडिक्ट करने में, मॉडिफाई करने में फिनोमेना को। ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम वेदर के बारे में आज पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर बारिश आने वाली है। ठीक है, मॉडिफाई करना चीज़ों को। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इससे, जो इन्वेंशन हमने किए बेसिकली वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद science is exploring, experimenting and predicting from what we see around us। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते हैं, फिर समझ हाइपोथेसिस देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर उसको छोटे लेवल पे करते हैं और फिर उसके बाद फिर डिस्कवरी होती है। नहीं, ठीक है, और नए चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, the curiosity to learn around about the world, unraveling the secret of nature is the first step toward the discovery of science। तो सबसे पहली चीज़ है क्या? क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा। ठीक है, जानने की इच्छा, जिसमें क्यूरोसिटी है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो जान उसकी सबसे छोटे, बोलते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एक 5 साल के बच्चे के अंदर ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी एक बड़े, वो इसलिए वो सवाल ज़्यादा पूछता है। ठीक है, The scientific method involves several interconnected steps। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, जैसे कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से, फिर एक्सपेरिमेंट करना, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजन। क्वालिटेटिव मतलब हुआ, ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव क्या हुआ, जिसमें हम नंबर से बात कर रहे हैं, कितनी मात्रा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ की बात हो रही है। क्वालिटेटिव मतलब क्यों है, ठीक है, रीज़न वहाँ पर रीज़न कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली मॉडलिंग, फिर मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मूलेस बनाएंगे हम। ठीक है, प्रिडिक्शन करेंगे उस फॉर्मूले से कि कितनी, जैसे कि अगर एफ इज इक्वल टू एम, ये फॉर्मूला हमने डिवाइस किया मैथमेटिकल मॉडलिंग से हेल्प से। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट कर सके वो कितना टाइम में फॉल करेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी इंस्टेंट, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फिर वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, तो थ्योरी जो हमने बनाई है वो क्या सही भी है, हर जगह वैलिड होना पड़ेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको गलत भी, किसी थ्योरी को गलत भी साबित किया जा सकता है, फिर नई थ्योरी आएंगी। Speculation and conjecture and also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation। Speculate तो कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बट अगर साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्टेबल होना है तो उसको रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना ही होगा। There is much philosophical debate about the nature and method of science that we need to not discuss here। ठीक है, तो बहुत सारे डिबेट्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। The interplay of theory and observation is basis to the progress of science। ठीक है, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन का जो है, ठीक है, उसका कैसे इंटरप्ले है, उसके बारे में प्रोग्रेस ऑफ साइंस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ वो देखते हैं। वो बेसिस है, ठीक है, प्रोग्रेस का। साइंस इज एवर डायनामिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी भी साइंस इतना हो गया बस, यहाँ पर उसमें चेंजेस आते रहेंगे, मॉडिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, देर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन ऑथोरिटी अमंग साइंटिस्ट। फाइनल थ्योरी कुछ भी नहीं हो सकती, जो आज थ्योरी हो सकता है आगे चल के ये रॉन्ग साबित हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस चीज़ की। और बहुत सारे हमेशा क्वेश्चन तो रहेंगे ही, अनक्वेश्चन चीज़ें रहेंगी ही। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा भी बोला जाता है कि जो जो जितने हाई लेवल पे साइंटिस्ट है, मतलब जितना जितने नॉलेजेबल साइंटिस्ट है, ठीक है, वो उनमें उनके पास ज़्यादा आंसर्स नहीं है,
उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आंसर वो रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। As observation improve in detail and precision or experiment yield new result, theories must account for them, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अब रोज ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनका वो न्यू एक्सपेरिमेंट से नए रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो थ्योरी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि अभी तक तो जो उन चीज़ों को जो पहले एक्सपेरिमेंट हो उनको तो उन्होंने सही जस्टिफाई किया, नए एक्सपेरिमेंट को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही, उसमें रिजल्ट कुछ और आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, और एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल ठीक किया। यानी कि थ्योरी में प्रॉब्लम है, थ्योरी को मॉडिफाई करना है पड़ेगा, या हो सकता है कि थ्योरी को नई थ्योरी भी आ जाए। Sometimes the modification may not be drastic and may lie within the framework of existing theory, ठीक है। तो कभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, बहुत सटल होगा, मतलब इतना ज़्यादा चेंज फर्क नहीं पता चलेगा थ्योरी में, ठीक है, लेकिन कभी बॉडी, ठीक है, बहुत। तो अभी हम मैक्सवेल की जो इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया था एम्पियर्स सर्किट लॉ में, उसको आप 12 क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मॉडिफाई की गई, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल दिया इसमें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जोहानस केपलर examined the extensive data on planetary motion collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbitals and heliocentric theory imagined by Nicholas Copernicus had to be replaced by elliptical orbit, ठीक है। इसमें अभी ये बात की गई कि बड़ा रिप्लेस भी हो सकती है ना ऑब्जर्वेशन, ओके। तो जब टाइको ब्राहे थे, इन्होंने पूरी लाइफ ही अपनी डेडिकेट कर दी थी स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज के ऑब्जर्वेशन में। और इसके जो उनके जो स्टूडेंट थे, अगर मैं यहाँ सही हूँ तो ठीक है, इस बार एक बार वेरीफाई कर लेना, जोनास केपलर ने, तो ये स्टूडेंट थे कि नहीं ये बात, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इसको इसको फिर इसके बेसिस पे अपने लॉज बनाए थे, ऑब्वियसली केपलर के 3 लॉज हैं, ठीक है। और ये बोला था कि यहाँ पर कि सन, बहुत सारे लॉज है, मेन बात इसमें ये कि जो सन अर्थ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो वॉल करता है अराउंड द सन, वन ऑफ द फोकस है सन, ठीक है। ये तो हीलियोसेंट्रिज्म से थ्योरी को बोला था, हीलियो मतलब सन से बात है, सन सेंटर पे, ठीक है। और इसमें जो निकोलस कॉपरनिकस है, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला था, वो सर्कुलर ऑर्बिट बोला था, बट इन्होंने बोला ये सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, तो मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया ना, सर्कुलर से एलिप्टिकल हो गया, ओके। लेकिन अगर देखें तो पहले जो हुआ था, जो आई थिंक जो चर्च ने माना था कि अर्थ सेंटर जियो सेंट्रिज्म, वो तो बिल्कुल चेंज हो गया है ना। तो ये इसमें तो थोड़ा मॉडिफिकेशन आया, तो पूरी की पूरी थ्योरी भी चेंज हो सकती है। ओकेजनली हाउएवर द एक्सिस्टिंग थ्योरी इज सिंपली unable to explain new observation. This causes a major opinion sign. In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics still then a very successful theory could not explain some of the most basic feature of atomic phenomena, ठीक है। तो न्यूटोनिक मैकेनिक 20th सेंचुरी तक तो बहुत अच्छा थी, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही थी, बट एटॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो उसको रिप्लेस करना पड़ा। सिमिलरली द 10 एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो वहाँ वेव पिक्चर जो थी पहले, ठीक है, हम पढ़ेंगे क्लास 12 में इसको, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वहाँ पर क्या करना पड़ा, एक नई थ्योरी आनी पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स से वो एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। Just as a new experiment may suggest an alternative theoretical model, a theoretical advance may suggest that what to look for in some experiment, ठीक है। न्यू एक्सपेरिमेंट से हम सकते हैं कि जो थियोरेटिकल मॉडल हमने बनाई, जो थ्योरी उन्होंने, वो कितनी रिलायबल है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन होना है या नई थ्योरी आनी है। वैसे ही थियोरेटिकल एडवांसमेंट होगा तो फिर उससे नए एक्सपेरिमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, कई एक्सपेरिमेंट करने ये पता चलेगा। The result of the experiment of the scattering of alpha particles by gold foil by Ernest Rutherford stabilized the nuclear model of the atom, which then became the basis of the quantum theory. तो जब एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुए, उससे न्यूक्लियर मॉडल स्टेबलाइज हुआ और जो क्वांटम थ्योरी का हाइड्रोजन एटम का बेसिस बना, जो नील बोर ने दी थी।
ठीक है। इसमें तो क्या हुआ थी कि जो एक्सपेरिमेंट हुए उससे नई थ्योरीज बनानी पड़ी, ठीक है, थ्योरी मॉडल में चेंज करना पड़ा। जबकि the concept of antiparticle was first introduced theoretically by Paul Dirac in 1930 and this confirmed 2 years later by the experimental discovery of positron by Carl Anderson। ठीक है, तो इस लेकिन इसका ऑपोजिट डेट यहाँ है कि पहले थियोरेटिकली एडवांसमेंट तो हो गया, उन्होंने स्टेप बोल थियोरेटिकली बता दिया कि एक एंटी पार्टिकल होगा, ठीक है, मतलब एक एंटी पार्टिकल प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बाद में किया गया इसको डिस्कवर। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें चेंज करनी पड़ेगी थ्योरी में, और थ्योरी के थ्रू हमें एक्सपेरिमेंट करके उसको जस्ट वेरीफाई बाद में की, मतलब थ्योरी की एक्सपेरिमेंट की नीड है, इस एक्सपेरिमेंट को सजेस्ट किया गया, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। Physics is a basic discipline in the category of natural sciences, which also include other disciplines like chemistry and biology। ठीक है, तो फिजिक्स तीन है नेचुरल साइंसेज में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। The word physics comes from a Greek word mean nature. Its Sanskrit equivalent is भौतिकी, that is used to refer to the study of the physical world। तो फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। A precise definition of this discipline is neither possible nor necessary। ठीक है, ना जरूरत है हमें प्रिसाइज डेफिनेशन की, ना पॉसिबल है इसको। वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब physics is a study of the basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। तो फिजिक्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बेसिक लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करना, उनकी डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना में इन लॉज का मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जो नेचुरल फिनोमेना कैसे हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहे हैं, और द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेक्शन। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है यूनिफिकेशन और रिडक्शन की। ठीक है, क्या है यूनिफिकेशन रिडक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पहले ध्यान से समझना। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। द एफर्ट टू सी द फिजिक्स वर्ल्ड, है ना, तो हम क्या करेंगे, जितने भी डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना जो भी चीज़ें हो रही है उसको अलग अलग चीज़ें उनको कोशिश करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट से और लॉज से समझा सके, ठीक है, यूनिफाई कर सके। जैसे कि अब एग्जांपल अब देखो यहाँ पर ग्रेविटेशन को समझाया, मतलब सन अर्थ को पुल कर रहा है, ग्रेविटेशन मतलब फोर्स लग एक फोर्स लग रहा है इनके बीच में, और अर्थ सन को भी ऐसे हम भी क्या बोलते हैं अर्थ से अट्रैक्टेड है। तो एक यूनिफाई हो गया कि ये दोनों जो फोर्सेस है ये अलग अलग नहीं है, जो सन अर्थ पे लगा रहा है और अर्थ हम पे लगा रहे हैं, ये दोनों सेम फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऐसे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है ये अलग फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अलग, हमें पता है कि इलेक्ट्रो कूलम फोर्स जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो पता चला ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली इसका कॉज जो है वो कूलम फोर्स ही है। ठीक है, तो यूनिफाई हुआ ऐसा, इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी थ्योरीज को यूनिफाई किया जाए। ठीक है, मतलब दो लॉ से नहीं, वो दो लॉ एक ही वजह से होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द planets around the sun. Similarly, the basic law of electromagnetism govern all electric and magnetic phenomena। तो electromagnetism इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को गवर्न करते हैं। तो पहले अलग अलग ब्रांचेस थी, फिर इनको यूनिफाई कर दिया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की जो हम क्लास में पढ़ना है, द अटेम्प्ट टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट द सेम फोर्स फॉर यूनिफिकेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। हम एक से ही सारे एक फिनोमेना से सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, कोशिश हमारी कि जितने कम कॉन्सेप्ट से हम कौन से लॉ से सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। A related effort is to derive the properties of the bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler part। इसका ऑपोजिट है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, ठीक है, उसको हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके माइक्रोस्कोप पे एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है उस पर
उससे समझने की कोशिश, ठीक है। उसमें तो सब फिनोमेना को एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक से एक्सप्लेन कर दो, इसमें और डिटेल में जा रहे हैं, एक फिनोमेना का और डिटेल में जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेवलप्ड इन द 19th century deal with bulk system in terms of macroscopic quantities such as temperature and internal energy, ठीक है। तो इसमें थर्मोडायनामिक्स हम क्या पढ़ते हैं, बल्क मटेरियल उनकी जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी के टर्म में पढ़ते हैं। Subsequently, the subject of kinetic theory and statistical mechanics interpreted this quantity in terms of the properties of molecular constituent of the bulk system। तो ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये जो काइनेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे इसको, ये प्रॉपर्टीज है किस वजह से, ठीक है। तो उसकी जो कॉज है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर कांस्टेंट की वजह से, उनकी प्रॉपर्टी की वजह से कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy molecule of the system। टेम्परेचर हमें पता चला जो सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रिडक्शनिज्म में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। We can get some idea of the scope of physics by looking at its various subdisciplines, ठीक है। स्कोप के बारे में देखते हैं। तो basically there are two domains of interest, macroscopic and microscopic। The macroscopic domain includes phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scale, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में क्या आ जाएगा, लेबोरेटरी में मतलब जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल उससे बड़ी स्कोप जो बड़ी चीजें हैं, ठीक है, वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में। माइक्रोस्कोपिक में जिसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर लेवल में बात होगी वो माइक्रोस्कोप डोमेन हो जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स deals mainly with macroscopic phenomena and includes subject like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics। तो क्लासिकल फिजिक्स में सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। Mechanics founded on Newton's law of motion and the law of gravitation is concerned with the motion of particle। तो मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आता है, ग्रेविटेशन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, और ये मोशन ऑफ पार्टिकल मैकेनिक्स का मोशन ऑफ पार्टिकल से कंसर्न है, रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी से कंसर्न है, जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल से कंसर्न है, ठीक है। बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, जनरल पार्टिकल, ठीक है। द प्रोपल्शन एग्जांपल क्या क्या है इसको देखो। द प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बाय अ जेट इजेक्टिंग गैसेस, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन एयर, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पेंट रॉड अंडर अ लोड, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैकेनिक्स की, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। और जो मोशन में चीजें, ठीक है, उसमें electrodynamics deal with the electric and magnetic phenomena associated with the charge and magnetic bodies is basic law governed by Coulomb, Oersted, chemical process are problem और interest in thermodynamics ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ोगे लास्ट 12 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज से रिलेटेड है, इनका कंट्रीब्यूशन इसमें, ठीक है। तो एम्पियर फैराडे का कंट्रीब्यूशन है मैक्सवेल का। The motion of a current carrying conductor in a magnetic field, the response of circuit to an AC voltage working of antenna, the propagation of radio waves in the ionosphere, ये सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के प्रॉब्लम है। ऑप्टिक्स में लाइट से इन्वॉल्व होगा, टेलीस्कोप की वर्किंग, माइक्रोस्कोप की वर्किंग, कलर से फिल्म ये सारी चीजें आ जाएंगी। थर्मोडायनामिक्स में क्या, मैकेनिक के कॉन्ट्रास्ट में देखो, इंपॉर्टेंट ये समझना, डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज एज अ होल। तो एज अ होल स्टडी नहीं करेगा, rather it deal with the study in microscopic equilibrium which is concerned with change in internal energy। तो उस बॉडी के की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, इनकी बात करेगा, पूरे बॉडी की मोशन की नहीं बात करेगा, ठीक है। उसके जो हमें इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे तो नहीं जाएंगे, बट जो मॉलिक्यूलर लेवल की वजह से मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रॉपर्टी राइज हो रही है, टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, तो एंट्रोपी की। तो सिस्टम मूव कर रहा है वो मतलब नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से उसकी स्टडी, इंटरनल एनर्जी होगी, एंट्रोपी होगी,
ठीक है, उनमें चेंजेस की बात करेंगे थ्रू एक्सटर्नल, जो हम उस पर वर्क करेंगे, ट्रांसफर हीट करेंगे उसके थ्रू। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स और इसमें डिफरेंस। डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर ये पढ़ना है क्लास 11 में। डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस और प्रॉब्लम इन थर्मोडायनामिक्स। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या आ जाएगा, इसमें हम एटम्स और न्यूक्लियस से डील करेंगे, उनके इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एलिमेंट्री पार्टिकल। क्लासिकल मैकेनिक्स इस डोमेन में एडिक्वेट नहीं रही तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो डोमेन का फ्रेमवर्क टिका हुआ है और इससे हम और क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एटम्स की, ठीक है, subatomic particle की। You can now see that the scope of physics is truly vast. It covers a tremendous range of magnitude of physical quantity like length, mass, time, energy. At one end studies तो हम इतनी एक तरफ तो हम बहुत छोटी छोटी 10⁻⁻14 मीटर से भी छोटा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ हम एक्सट्रोनॉमिकल फिनोमेना जो गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं जो 10⁻26, तो इसका स्कोप, फिजिकल स्कोप इतना बड़ा है। द रेंज ऑफ टाइम स्केल और टाइम का देखो बहुत छोटा, 10⁻22 सेकंड से लेके 10⁻18 सेकंड तक हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये इसके बाद और जो मास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके मास ऑफ यूनिवर्स का 10⁻30 से 10⁻55। ठीक है, और टेस्ला फिनोमेना के बीच में लाई करते हैं। ओके, इसके बाद आगे है फिजिक्स एक्साइटिंग इन मेनी वेज टू सम पीपल। The excitement comes from the elegance and universality of the basic theories, from the fact that the few basic consequent laws can explain phenomena you can bring a large change of magnitude of physical quantity। तो फिजिक्स अलग अलग सबके लिए अलग अलग तरीके से एक्साइट करती है। कुछ लोगों को एक्साइट करती है कि हम क्या कर पा रहे हैं, कुछ बेसिक थ्योरीज की हेल्प से इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझा पा रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को एक्साइट करते हैं। ठीक है, इतने लार्ज और मैग्नीट्यूड, इतने लार्ज मैग्नीट्यूड को कवर पाती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इतना मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मतलब फोर्स 1 न्यूटन का भी हो सकता है, 0.1 न्यूटन का भी हो सकता है, 5000 न्यूटन का भी हो सकता है। ठीक है, ये some other the challenge in carrying out imaginative new experiment to unlock the secret knowledge। किसी को एक्सपेरिमेंट ओपन ऑफ स्पेस, तो ये चैलेंज की जाए पुरानी थ्योरी को, वेरीफाई करना कि ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ये रियल में प्रैक्टिकली है भी कि नहीं। ठीक है, ये चीज खुद से उसको जस्टिफाई करना, ये थ्रिलिंग होता है। अप्लाइड फिजिक्स ओनली डिमांडिंग, अब कुछ लोग के लिए कि जो इसका एप्लीकेशन जो पढ़ा इसको नए डिवाइसेस बनाना। ठीक है, उसमें भी बहुत सारा एफर्ट चाहिए। ठीक है, What lies behind the phenomenon progress of physics in the last few centuries? Great progress usually accompanies changes in our basic perception। ठीक है, प्रोग्रेस के साथ हमारे परसेप्शन में भी चेंज होगा। जैसे कि फर्स्ट इट वाज रियलाइज्ड दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग, तो नॉट आउट इम्पोर्टेंस नॉट इनफ। ठीक है, तो पहले ऐसा माना गया कि खाली क्वालिटी थिंकिंग क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज सेंट्रल टू द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मतलब उसको एग्जैक्टली वैल्यूज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो भी बिल्कुल जस्टिफाई होनी चाहिए। अब हम एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि एरर ना के बराबर है, जितना क्लोज ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के पास जाए, और ये सेंट्रल है आज साइंस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, हम ऐसे अप्रोक्स नहीं कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कर देंगे। ठीक है, मतलब लेकिन जब अब जैसे कि अब देखो एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल शायद हो, अब मैं कह नहीं सकता, बट जैसे कि जब हम इंडिया ने मंगलयान भेजा, ठीक है, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव से ज़्यादा क्वांटिटेटिव भी बहुत ज़्यादा की इतनी वैल्यू है। एक पॉइंट की मिस्टेक, पॉइंट में कैलकुलेशन मिस्टेक पूरे जो उसकी पाथ है, उसकी ऑर्बिट है, उसको चेंज कर सकता है, बहुत हद तक चेंज कर सकता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बहुत की पॉइंट बन गया जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट से हमारी प्रोग्रेस का। ऐसा क्यों है, देखो इसका एक रीजन ये भी कि लॉज ऑफ नेचर हैपन टू बी एक्सप्रेसिबल इन प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशन। और लॉज ऑफ, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ नेचर को हम
मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स तो क्या होती है, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल उसमें हम अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में 2 मतलब 2 ही होता है, ठीक है। 2 मतलब 2.2 भी नहीं है, 2 मतलब 2 है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एग्जैक्ट आएगा वो, ओके। तो द सेकेंड most important insight was that the basic laws of physics are universal. The same laws apply in widely different context, ठीक है। और दूसरा क्या है जो इंसाइट है, वो बेसिक लॉ यूनिवर्सल है, हर जगह पे अप्लाई करता है, हर कॉन्टेक्स्ट में। लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। और जो अप्रोक्सीमेशन की थ्योरी हमने यूज करी भी वो भी बहुत सक्सेसफुल है। कैसे देखो, मोस्ट ऑब्जर्व फिनोमेना डेली लाइफ और रादर कॉम्प्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द बेसिक लॉ, ठीक है। तो जो हम देखते हैं फिनोमेना, जैसे कि हमने बोला कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर अर्थ ग्रेविटी, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह है, ठीक है। हम क्या कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे बस, ठीक है। मतलब हम और चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देंगे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, ताकि हमें जो मेन चीज़ें वो समझ में आए। उसके बाद क्या करेंगे, और चीज़ों को फिर एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए उन सारी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो छोटी क्लास में हम सारे नेग्लेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं चीज़ें, मेन चीज़ पढ़ते हैं। जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐड करते जाएंगे एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ। Scientists recognize the importance of extracting the essential feature of a phenomena from its less significant aspect. तो essential feature को extract करना. It is not practical to take into account all the complexity of phenomena at once. एक साथ सारी complexity को देखना, जैसे एयर रेजिस्टेंस को भी देखना, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ठीक है, उसके शेप को देखना, विस्कस फोर्स को देखना, ड्रैग को देखना, फॉल ऑफ जो स्टोन फॉल हो रहा है थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। A good strategy is to focus on the essential feature, correction to discover the basic principle and then introduce correction to the build a more refined theory of the phenomena. तो जैसा मैंने बताया, सबसे बेसिक प्रिंसिपल को देखो। तो जब स्टोन फॉल हो रहा है, बाकी चीजों को छोड़ो, पहले देखो कि स्टोन ग्रेविटी के अंदर फॉल हो रहा है, उसको कैलकुलेट करो। उसके बाद और चीजें उसमें जोड़ते जाएंगे, मतलब एयर रेजिस्टेंस भी है, अब इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से कितना उसका ग्रेविटेशन फोर्स रिड्यूस हुआ होगा, अब इसका एयर ड्रैग है वो तो उसमें आ गया, ठीक, फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस हुई, ये सारी चीजें हम उसमें ऐड करते जाएंगे, उसको फिर करेक्शन की तरफ ले जाएंगे। रीजन इज दैट द एसेंशियल aspect of phenomena, namely free fall under gravity, is complicated by the presence of air resistance. To get the laws of free fall under gravity, it is better to create a situation wherein the air resistance is negligible. We can, for example, let the stone and the feather fall to the elongated tube. In that case, the two objects will fall almost at the same rate, given the basic law of that acceleration due to gravity is independent of the mass of the object, ठीक है। और इस देखो ये चीज बताइए कि पहले हमने क्या किया, इसको इवैक्यूएटेड चैंपियन ने स्टोन और फेदर को ड्रॉप किया, उसको यहाँ स्टडी किया और देखा तो यहाँ पे दोनों एक साथ ही यहाँ पर मास के इंडिपेंडेंट है। ये हमें समझ, यहाँ से हमें समझ में आया कि मास के इंडिपेंडेंट है। देखिए अगर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फेदर और उसको पढ़ते हैं, हमें शायद कभी पता ही नहीं चलता, ठीक है। मतलब ऐसा तो बिना एयर उसमें क्या था कैलकुलेटर, तो ये चीज वैसे दी थी। बट बात क्या है कि हमें पहले तो ये है ना कि मास पर ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती, हमने ये देखना था। तो हमने क्या कर, सिंपली उसको एयर, जहाँ पर एयर नहीं है उसमें देख लिया और हमें समझ में आ गया। विद द बेसिक लॉ दस फाउंड, we can go back to the feather, introduce correction to the air resistance, modify the action theory and try to build a more realistic theory. तो यहाँ मॉडिफाई किया कि फेदर गिर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, और फिर हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप कि मैं आपको इसमें इसको आपको फिजिक्स एक्साइटमेंट, फिजिक्स की जो एक्साइटमेंट की क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हेल्प मिली हुई समझने में। तो ये चैप्टर बहुत से बच्चे इसको अवॉइड, मतलब नहीं पढ़ते हैं, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट मेरे ख्याल से फिजिक्स को पढ़ने के लिए और फिजिक्स की जो यूनिट्स जानने के लिए, मतलब एक जो होता है ना कि जो मैनुअल होता है पहले कि क्या क्या चीज़, कोई भी चीज़ हम करते हैं उसे मैनुअल दिया जाता है, उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकें, एक गाइड की तरह काम करता है। वैसे ये चैप्टर भी है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसकी आगे बढ़ेंगे जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ठीक है, और जो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।